नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ। और आज की बड़ी खबर, बिहार के चर्चित चेहरे मनीष कश्यप, यूट्यूबर या हम कहें फ्रीलांस जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार को लेकर हाजिर हूँ। और मेरे साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतीक चौधरी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि जो उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है वो होना कितना जायज़ है, क्या क्या उसके प्रावधान हैं, कितनी सज़ा है, और सुनने में जो चर्चाओं में अभी है, सुर्खियों में, कि उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ रही हैं। तो मेरे साथ हाजिर हैं एडवोकेट प्रतीक चौधरी जी। उन्हीं से ज़्यादा जानकारी करते हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक उनको शायद संभवतः राहत मिल पाए। ऐसा है, मनीष कश्यप का जो मसला है पूरे देश में इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है और ये बड़ी दुखद स्थिति है इस देश की कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया, जबकि मनीष कश्यप का केस अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जितना भी हम लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचा है, उसमें कहीं भी इस बात के जो इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि जो तत्व हैं एनएसए के, वो उसमें नहीं पाए गए। क्योंकि एनएसए क्या है सबसे पहले जान लेना बेहद ज़रूरी है। मनीष कश्यप बिहार का एक उभरता हुआ चेहरा है, जिसे कि सन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पत्रकार है मनीष कश्यप, मैं उनकी पत्रकारिता का फ़ैन हूँ। और यूट्यूबर हैं, इस लिहाज से वीडियो बनाते हैं, एक अलग उनका प्रोफेशन है, अलग बात है। उनका वीडियो बना और ये कहा गया कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की हिंसा का एक फर्जी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अगर ये मान लिया जाए कि ये वीडियो फर्जी है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कोई पिटाई नहीं हुई और वीडियो मनीष कश्यप ने पूरी तरह से फर्जी बनाया, तब भी मुझे कहीं नहीं लगता कि ये एनएसए जैसा कोई केस है। और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं फर्जी वीडियो की, वहाँ तक तो मैं सहमत हूँ। अगर हालांकि मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप ने कोई फर्जी वीडियो बनाया होगा, क्योंकि आज तक मुझे कभी नहीं लगा कि फर्जी वीडियो बनाते हैं। हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस बात पर कोई ऑर्डर जारी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर ऐसा सच में हुआ है, अगर उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया है, तो इंडियन पेनल कोड में और आईटी एक्ट में ऐसे तमाम प्रावधान दिए गए हैं, तमाम सेक्शन दिए गए हैं, और उन सेक्शंस के अनुसार उन पर एफआईआर भी हुई है। कुछ एफआईआर बिहार में हुई, कुछ एफआईआर तमिलनाडु में हुई। उनकी गिरफ्तारी बिहार से हुई, उसके बाद तमिलनाडु की पुलिस उनको लेकर गई। उसके बाद एक चौंकाने वाली खबर आई कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। एक कानून का जानकार होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, हमने भी जानना चाहा, क्योंकि हम सोशल में वकालत करते हैं, जनहित में हम काम भी करते हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट जो हमारी संस्था है, उसके माध्यम से ऐसे तमाम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और उनको लड़ते हैं। और इस मुद्दे में भी अगर हमें लगेगा कि मनीष कश्यप को बेवजह बेकसूर फंसाया जा रहा है, तो यकीन मानिए हम मनीष कश्यप का मुकदमा लड़ेंगे और बिना पैसे के इस मुकदमे को लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसए मनीष कश्यप पर लगा दिया, जबकि एनएसए क्या है सबसे पहले इसको जान लेना जरूरी है। सन 1980 में भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उस वक्त में 23 दिसंबर 1980 को एनएसए अधिनियम पूरे भारत में पारित हुआ, लागू हुआ भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा। एक अधिनियम है जिसके कुछ मूल तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, जिनके आधार पर एनएसए लगाया जाता है। जिसके मूल तत्वों में सबसे पहले आता है कि संबंधित व्यक्ति जिस पर एनएसए लगाया जा रहा है, उसकी कोई गतिविधि ऐसी है जो देश विरोधी है। देश में माहौल खराब हो सकता है उसकी गतिविधि से, देश विरोधी उसने गतिविधि की है, देश के प्रति उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा अपराध किया है जिससे देश में तमाम उठापटक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हिंसा हो सकती है, कुछ भी, यानी कि देश के प्रति अपराध या देश के प्रति युद्ध छेड़ने जैसी बात उसमें होती है। तो एनएसए का मुख्य इंग्रेडिएंट ये है कि देश के प्रति अपराध हो रहा हो। दूसरा उसका इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी सूचना के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है कि इसमें कम से कम 3 महीने की हिरासत में, पुलिस कस्टडी में, या कहेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में, जेल में उनको रखा जाता है। और कम से कम 3 महीने की अवधि ये है, और इस अवधि को समय की मांग के अनुसार या हालातों के अनुसार अधिकतम 12 महीनों तक इसको बढ़ाया जाता है। यानी सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जिस व्यक्ति पर एनएसए लगता है, ये मान लिया जाता है कि इसकी 1 वर्ष तक जमानत नहीं होगी
और 1 वर्ष तक संबंधित व्यक्ति जेल में रहेगा। हालांकि संबंधित व्यक्ति जो होता है उसके पास अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिनके तहत अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत वो व्यक्ति हाई कोर्ट में रिट में जा सकता है। और चूंकि मनीष कश्यप का जो मैटर है वो 2 स्टेट मैटर है, तमिलनाडु और बिहार सरकार से जुड़ा हुआ मैटर है, इसको लेकर के मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मनीष कश्यप के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 चीज़ों की मांग की। सॉरी, 2 चीज़ों में सबसे प्रमुख जो उनकी मांग थी वो ये थी कि इंटरिम बेल मनीष कश्यप को दी जाए और उसकी जो अलग अलग स्टेट्स में जो एफआईआर हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया जाए। तो अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर होती हैं 2 स्टेट्स से ऊपर, यानी कि 1 राज्य से अधिक एफआईआर होती हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है। आप रिट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेंगे तो उन सारी एफआईआर को एक जगह 1 राज्य में वो कर देंगे। पहले भी तमाम केसों में ऐसा हुआ है। अभी लेटेस्ट नूपुर शर्मा जो भाजपा नेता थी, उनके केस में ऐसा हुआ है कि उनकी सारी एफआईआर को एक जगह कर दिया गया। तो ये मांग उनकी जायज़ है, होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने इंटरिम बेल की मांग करी थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि आप इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं तो इंटरिम बेल का आपके लिए ऑप्शन नहीं है। इंटरिम बेल से मैं यहाँ बता दूं कि इंटरिम बेल उस कंडीशन में मिलती है जिस वक्त तक आप पुलिस हिरासत में नहीं होते हैं, और पुलिस हिरासत से बचने के लिए आप इंटरिम बेल की मांग करते हैं, यानी कि अग्रिम जमानत की मांग आप करते हैं, उस कंडीशन में आपको दी जाती है। चूंकि मनीष कश्यप पहले से ही जेल में है, इसलिए उनकी इंटरिम बेल की जैसी चीज़ कोई उठती नहीं। यहाँ से अगर उनका कुछ होगा तो रेगुलर बेल होगी, इंटरिम बेल यहाँ से नहीं होगी। तो मनीष कश्यप पर जो हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए और उनके जो आप कंटेंट उस पूरे केस में देखेंगे तो मनीष कश्यप के पूरे केस में केवल एक ही कंटेंट निकल के आया है संजीव जी, और कंटेंट वो ये निकल करके आया है पूरे केस में मनीष कश्यप के में कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाए तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों की हिंसा। तो जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है, आईपीसी, सीआरपीसी, सॉरी, एविडेंस और आईटी एक्ट, इनमें वो चीज़ें कवर होती हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर फर्जी उन्होंने वीडियो बनाए हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन वीडियो के आधार पर ये कहना कि इस व्यक्ति के इन वीडियो से देश के प्रति अपराध हो रहा है, ये मैं उचित नहीं मानता। मेरी राय में, मेरी निजी राय है, और मेरी राय में मेरा ओपिनियन ये है कि एनएसए केवल फर्जी वीडियो बनाने पर लगाना, ये एनएसए का दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग है, और सरकार ने अपनी जो उसकी पावर्स हैं उनका मिसयूज़ किया और एनएसए इस व्यक्ति पर लगा दिया, जो कि यूट्यूबर है, फ्रीलांस पत्रकार है। और एक पत्रकार पर पत्रकारिता करने के लिए जब एनएसए जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भारत देश में होगा, तो ये कहना कदापि मैं अनुचित नहीं मानता। कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब एक अघोषित इमरजेंसी है। अगर पत्रकार कोई सच बोलेगा तो उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा, इसको मैं उचित नहीं मानता। अगर सरकार को उनके वीडियो से दिक्कत है तो आईपीसी में तमाम प्रावधान है और आईटी एक्ट में तमाम प्रावधान है, वहाँ पर वो काम करें। उनके श्रमिक की पिटाई का वीडियो भारत के प्रति अपराध कैसे हो गया, ये उनको साबित करना चाहिए। ये गलत है, इसका दुरुपयोग सरकार ने किया है। अब तक जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं, इसी के आधार पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे एनएसए अब लगा है, जो फिलहाल तो अभी कागजी कार्रवाई में तो यही है कि एनएसए लगा है, तो क्या आगे लगभग अगर ये साबित हो जाता है एनएसए जो कार्रवाई हुई है, तो क्या 3 महीने से और ज़्यादा भी उनकी सज़ा हो सकती है इस मामले को लेकर? सिर्फ एनएसए पे मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तहत जर्नलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, तो ऐसा उनके साथ भी शायद अगर वो कुछ गलत इस तरह की वीडियोस प्रस्तुत करें या अपनी खबरों में लेके आए, तो शायद उनके खिलाफ भी भविष्य में कभी अगर इस तरह करते हैं तो उनके साथ भी हो सकता है। तो इसकी क्या समय सीमा होती है सज़ा की, क्या उस पर थोड़ा सा अगर पता हो आप? देखिए, एनएसए जो है सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से पहले ये जो जर्नलिस्ट हैं ये बाहर आएंगे, मनीष कश्यप, क्योंकि एनएसए में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक उसको हिरासत में रखा जाएगा, यानी कि 3 महीने तक उसकी बेल नहीं होगी। ये बात अलग है कि माननीय हाईकोर्ट को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो अगर चाहें, उनको अगर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, तो वो उनको बेल दे सकते हैं। ये उनकी इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। लेकिन जो एनएसए है वो स्पष्ट कहता है, उसका जो प्रावधान है वो स्पष्ट कहता है कि एनएसए जिस व्यक्ति पर लगेगा
उसको कम से कम 3 महीने पुलिस हिरासत में रखना होगा। और अगर शासन को, सरकार को या प्रशासन को ये लगेगा कि इस व्यक्ति को आगे भी रखा जाना चाहिए, अन्यथा देश के प्रति गंभीर अपराध हो सकता है, तो उसकी जो हिरासत की अवधि है वो उसको 12 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने तक उनकी बेल नहीं होगी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला पेंडिंग है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पेंडिंग है तो मेरा कोई ऐसा निजी राय देने का हक नहीं बनता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते। तो मैं भी इस इंतजार में हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करेंगे, उसके बाद हम इस पर कोई चर्चा करेंगे तो और बेहतर होगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी न्यायिक दृष्टि से देखेंगे और अगर वो ये पाएंगे कि केवल वीडियो के आधार पर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है, तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को बेल दे देंगे। अच्छा, दूसरा एक और यहाँ एक आपको लेके चर्चा है कि आप इनके फेवर में, मतलब इनकी तरफ से जो केस भी लड़ने को हैं, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम एक मिशन चलाते हैं चौधरी लीगल एसोसिएट के नाम से, और मिशन ये है कि हम तमाम गरीब, मजदूर लोगों के मुकदमे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हों, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके लड़ते हैं, अपने खर्चे से जाके लड़ते हैं। तो ऐसा हमें लगा, अभी कुछ दिन से मीडिया रिपोर्ट्स को हम लगातार वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके जो FIRs हैं या जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मीडिया में नहीं आ पाए हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में जितनी भी खबरें अब तक आई हैं, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग कर रही है अपनी पावर्स का, और एनएसए लगा दिया है मनीष कश्यप पर। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या पाते हैं इस केस में कि मनीष कश्यप वाकई में एनएसए जो लगाया है वो ठीक लगा है या गलत लगा है। सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देते हैं या उनकी बेल को रिजेक्ट करते हैं। ये देखने के बाद, ये तय करने के बाद, अगर हमें लगेगा कि मनीष कश्यप को बेकसूर और बेवजह फंसाया जा रहा है, तो निश्चित जानिए कि हमें चाहे बिहार जाना पड़े, चाहे तमिलनाडु जाना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मनीष कश्यप का केस फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके चौधरी लीगल एसोसिएट की तरफ से हम और हमारे पैनल एक्सपर्ट जो होंगे वो लड़ेंगे। साथियों, बस इतना ही इस खबर में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।